गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पे पढ़ेंगे गबन उपन्यास की कथानक समीक्षा। इस उपन्यास का कथानक क्या है, मूल कथा किस प्रकार से चल रही है और कितने भागों में चल रही है, इन सब का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। गबन प्रेमचंद जी का 1935 में प्रकाशित उपन्यास है और इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की जीवन संबंधी असंगति का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है या चित्रण किया गया है। गबन में दो प्रकार के कथानक चलते हैं। एक कथानक है प्रयाग से संबंध रखता है, दूसरा कथानक है कोलकाता से संबंध रखता है। इसके प्रमुख या इस उपन्यास के नायक कहें वह रमानाथ हैं, नायिका जालपा हैं और अन्य इसमें हैं देवी दीन, दयानाथ, दीनदयाल, रत्ना, जोहरा और कुछ पुलिस के कर्मचारी, ये इसमें मुख्य पात्र हैं। हम आज कुछ प्रेमचंद का परिचय पढ़ते हुए इस उपन्यास की समीक्षा करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु 1936 में। इनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए इन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखे। तब इन्होंने अपना नाम बदल दिया और वहाँ नवाब राय के नाम से लिखने लगे। अब नवाब राय के नाम से सबसे पहले ये उर्दू में लिखते थे, फिर अंग्रेज़ों ने इनकी जो रचनाएं हैं जब्त कर ली, तो फिर इन्होंने अपना नाम बदल करके हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, शदम नाम से लिखने लगे। अब देखते हैं, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है और बात आती है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा किसने है। तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा प्रेमचंद जी को बंगला के कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। उन्होंने कहा प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं वह हैं देवस्थान। देवस्थान रहस्य उपन्यास 1905 में लिखा गया और इसमें मुख्य कथा जो हैं मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना की गई है। दूसरी रचना प्रेमा है जो 1907 में प्रकाशित हुई और इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास सेवा सदन है और ये 1918 में प्रकाशित किया गया और इसमें वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है। वरदान 1921 का उपन्यास है, इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। फिर आता है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है कि अंग्रेजी शासन काल में जमींदारों का और किसानों का आपसी संबंध कैसा था।
यह प्रेमाश्रम है, 1922 में प्रकाशित हुई थी। फिर आता है रंगभूमि, 1925 में प्रकाशित हुई। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष और पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण किया गया है कि भारत में जितने भी शिक्षित वर्ग था वह चरित्रहीन हो गया था। क्यों? क्योंकि उस युग में वह अंग्रेजों के अधीन हो गए या अंग्रेजों के मसूदे बनकर के कार्य करते थे। फिर कायाकल्प 1926 की रचना है। इस रचना में पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। फिर निर्मला 1927 में प्रकाशित हुई। निर्मला में प्रेमचंद ने दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया है। गबन 1931 की रचना है और इसमें मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। रंगभूमि 1933 की रचना है। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा इसमें कही गई है। गोदान इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और 1936 में प्रकाशित हुआ है। इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। फिर मंगलसूत्र 1948 में ये प्रकाशित हुआ है और ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रारंभ किया, यानी यथार्थवादी आदर्शोन्मुख उपन्यास लेखन की परंपरा का शुभारंभ प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने लिया है गबन, कि गबन उपन्यास का कथानक क्या है, किस प्रकार से इसकी कथा जो है दो भागों में चलती है, उसका अपन यहाँ जिक्र करेंगे। गबन प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है और निर्मला के बाद गबन प्रेमचंद का दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। पहला है निर्मला और दूसरा इनका यथार्थवादी उपन्यास है गबन। कहना चाहिए कि यह उसके विकास की अगली कड़ी है। किसकी? निर्मला के विकास की अगली कड़ी है गबन। गबन का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव, कि महिलाएं हैं जो अपने पति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, वह प्रभाव उनके जीवन पर कितना पड़ता है, कैसा पड़ता है, इसी का वर्णन किया गया है। गबन प्रेमचंद के एक विशेष चिंताकुल विषय से संबंधित उपन्यास हैं। यह विषय हैं गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव, कि पत्नी जो हैं गहनों से लगाव रखती हैं, आभूषणों से लगाव रखती हैं और उस लगाव के कारण पति पर या पति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को यहाँ दर्शाया गया है। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्यम वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। इन्होंने समझौताप्रस्त और महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाक रूप से प्रस्तुत करते हुए कहानी को जीवंत बना दिया है, कि इन्होंने
पुलिस का भी जो चित्रण किया है वह बेबाक रूप से किया है और समझौता प्रस्त, यानी कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से समझौता करता है और किस महत्वाकांक्षा के कारण करता है, इन सब का जिक्र यहाँ किया गया है। इस कथा से या उपन्यास में प्रेमचंद ने पहली नारी समस्या को व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है। सबसे पहले तो उन्होंने नारी को व्यापक रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर परखा है, देखा है और उसे तत्कालीन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देखा है। सामाजिक जीवन और कथा साहित्य के लिए यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। यह उपन्यास जीवन की असलियत की छानबीन अधिक गहराई से करता है कि जीवन का असली रूप क्या है, इसकी छानबीन है बहुत गहराई से करता है, भ्रम को तोड़ता है, नए रास्ते तलाशने के लिए पाठक को नई प्रेरणा देता है। अब हम आते हैं इसके कथानक पर। कथानक: गबन की नायिका जालपा एक चंद्रहार पाने के लिए लालायित हैं। उसका पति कम वेतन वाला क्लर्क है। यद्यपि वह अपनी पत्नी के सामने बहुत अमीर होने का अभिनय करता है। क्या कहता है? मैं बहुत ही अमीर हूँ, हमारे इतने बंगले हैं, हमारे बैंक में बैलेंस हैं, ये सभी बातें वह उससे कहता है। अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वह अपने दफ्तर से गबन करता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है, जहाँ एक कुंजड़ा और उसकी पत्नी उसे शरण देते हैं। कौन कुंजड़ा? देवी दीन कलाल, जो उसको शरण देता है। डकैती के एक जाली मामले में पुलिस उसे फंसाकर मुखबिर की भूमिका में प्रस्तुत करती है। अब रमानाथ को पुलिस फंसा लेती है और उनको मुखबिर बना करके अपने केस में प्रस्तुत करने लगती है। उसकी पत्नी परिताप से भरी कलकत्ता आती है और उसे जेल से निकालने में सहायता करती है। इसी बीच पुलिस की तानाशाही के विरुद्ध एक बड़ी जन जागृति शुरू होती है। इस उपन्यास में विराट जन आंदोलन के स्पर्श का अनुभव पाठक को होता है कि इस उपन्यास के माध्यम से एक पुलिस के विरुद्ध एक विराट जन आंदोलन शुरू हो गया है। लघु घटनाओं से आरंभ होकर राष्ट्रीय जीवन में बड़े बड़े तूफान उठ खड़े होते हैं। एक शूद्रव्रती की लोभी स्त्री से राष्ट्र नायिका में जालपा की परिणति प्रेमचंद की कलम की कलात्मकता की पराकाष्ठता है। इस उपन्यास में दो कथानक हैं। एक कथानक है जो प्रयाग से संबंध रखता है और दूसरा कथानक है जो कलकत्ता से संबंध रखता है। दोनों कथानक जालपा की मध्यस्थता द्वारा जोड़ दिए गए हैं। कथानक में आवश्यक घटनाएं और विस्तार का अभाव है। प्रयाग के छोटे से गांव के जमींदार के मुख्तार महाशय दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री जालपा को बचपन से ही आभूषणों विशेषतः
चंद्रहार की लालसा लग गई थी। छोटी थी जालपा, तब से ही वह आभूषणों से खेलती थी और चंद्रहार की लालसा उसको बचपन से ही लग गई थी। और उसकी दादी ने कहा था कि चंद्रहार तो तेरे ससुराल वाले ले आएंगे। वह स्वप्न देखती थी कि विवाह के समय उसके लिए चंद्रहार जरूर चढ़ेगा। वह हमेशा इसी सपने में रहती थी कि चढ़ावे में, मेरे शादी में चंद्रहार अवश्य आएगा। जब उसका विवाह कचहरी में नौकर मुंशी दयानाथ के बेकार पुत्र रमानाथ से हुआ तो चढ़ावे में और गहने तो थे, चंद्रहार न था। इससे जालपा को घोर निराशा हुई और इस बीच में जालपा जो है गुस्से में आकर के शिव की मूर्ति भी तोड़ देती, जिसकी हमेशा वो पूजा करती है, आराधना करती है। अब देखिए, जो पहला कथानक है जो कलकत्ता से नहीं सॉरी प्रयाग से संबंध रखता है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। दीनदयाल और दयानाथ दोनों ने अपनी अपनी बिसात से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा विवाह में खर्च किया। दयानाथ ने कचहरी में रहते हुए रिश्वत की कमाई से मुंह मोड़ रखा था, रिश्वत नहीं लेते थे। पुत्र के विवाह में वे कर्ज से लद गए। रमानाथ की शादी की तो उनके ऊपर कर्जा हो गया। दयानाथ तो चंद्रहार भी चढ़ाना चाहते थे, यानी पुत्र की शादी में वो चंद्रहार लेना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी जोगेश्वरी ने उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया। कहा कि इतने सारे हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। जालपा की एक सखी सहजादी उसे चंद्रहार प्राप्त करने के लिए और उत्तेजित करती हैं, सखी और चढ़ा देती हैं उसे। जालपा चंद्रहार की टेक लेकर ही ससुराल गई और जालपा ने ये प्रण ले लिया कि ससुराल जाकर के चंद्रहार लेकर ही रहूंगी। घर की हालात तो खस्ता थी, किंतु रमानाथ ने जालपा के सामने अपने घराने की शान मार रखी थी। कहा कि हमारे तो पैसे ही पैसे हैं, इतने बंगले हैं, इतना बैलेंस हैं, इतनी ज़मीन हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने को हैसियत से कई गुना ज़्यादा बता रखा था। कर्ज उतारने के लिए जब पिता ने जालपा के कुछ गहने चुपके से लाने के लिए कहा तो रमानाथ कुछ मानसिक संघर्ष के बाद आभूषणों का संदूक चुपके से उठाकर उन्हें दे आते हैं। कर्ज चुकाना है और उसका अंतिम उपाय यही था कि गहने जो हैं वापस लौटा दिए जाए और जालपा से कह दिया जाए कि गहने चोरी हो गए। तब वह मानसिक संघर्ष के बीच में आभूषणों की संदूक उठा के लाता है और जालपा से चोरी हो जाने का बहाना कर देते हैं। किंतु अपने इस कपटपूर्ण व्यवहार से उन्हें आत्मग्लानि होती है। किसे? रमानाथ को आत्मग्लानि होती है कि मैं जो कर रहा हूँ ये जालपा के साथ में अच्छा नहीं है। विशेषतः जबकि वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जालपा को जीवन तो शुद्ध हो उठा, यानी जालपा का जीवन शुद्ध हो उठता है। अब रमानाथ को नौकरी की चिंता होती है। रमानाथ नौकरी के लिए प्रयास करता है। वे अपने शतरंज के साथी विधुर और चुंगी में नौकरी करने वाले रमेश बाबू की सहायता से चुंगी में
30 रुपये की मासिक नौकरी पा लेते हैं। अब उनका एक मित्र था जो रात दिन शतरंज साथ में खेलते थे, उनकी सहायता से वह चुंगी पर नौकरी करता है और महीने के 30 रुपये मिलते हैं। जालपा को वे अपना वेतन 40 रुपये बताते हैं। वहाँ भी उन्होंने बढ़ा करके कहा, 30 मिल रहे हैं, 40 कहा। इसी समय जालपा को अपनी माता का भेजा हुआ चंद्रहार मिलता है। उधर से माता ने डाक द्वारा चंद्रहार भेज दिया, जालपा को मिलता है, किंतु दया से दिया हुआ दान समझकर वह उसे स्वीकार नहीं करती हैं। जालपा माँ के द्वारा भेजा हुआ चंद्रहार स्वीकार नहीं करती हैं और तुरंत ही वह वापस डाक के द्वारा अपनी माँ को भेज देती हैं। जब रमानाथ ने जालपा के लिए गहने बनवाने का हौसला पैदा होता है, अब रमानाथ की नौकरी लग गई। अब वो कहते हैं कि अब दया पे हमें चंद्रहार नहीं चाहिए, हम स्वयं जो हैं कमा करके गहने बनाएंगे। इस प्रकार गहने बनाने का हौसला पैदा हो जाता है। इस हौसले को वे सराफों के कर्ज से लद जाने पर भी पूरा हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये हौसला जो है सराफों के कर्ज से उनको लाद देता है तो भी पूरा नहीं हो पाता है। इंद्रभूषण वकील की पत्नी रत्ना को जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही कंगन लाने के लिए वह रमानाथ को 600 रुपये देती हैं। सराफ इन रुपयों को कर्ज खाते में जमा कर रमानाथ को कंगन उधार देने से मना कर देता है। पुराने बकाए हैं वह ले लेता है और कहता है कि अब मैं आपको कंगन नहीं दूंगा। रतन कंगनों के लिए बार बार तकाजा करती रहती है। अंत में वह अपने रुपए ही वापस लाने के लिए कहती हैं। उसके रुपए वापस करने के लिए या वापस करने के ख्याल से रमानाथ चुंगी के रुपए घर ले आते हैं। रमानाथ की अनुपस्थिति में जब रतन अपने रुपए मांगने आती हैं तो जालपा उन्हीं रुपयों को उठा कर दे देती हैं। जो भी थैली थी वह वैसी की वैसी थैली उनको पकड़ा देती हैं। घर आने पर जब रमानाथ को पता लगा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, क्योंकि 600 से उसमें ज़्यादा रुपए थी। गबन के मामले में उनकी सज़ा हो सकती थी और वो सोचने लगा कि इस गबन के मामले में मुझे सज़ा भी हो सकती है। सारी परिस्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा। वे उसे अपनी पत्नी को देने या न देने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसने पत्र लिखा कि मैं ये जालपा को दूंगा। अब दें या न दें इसके बारे में वह सोच रहा है कि वह पत्र जालपा को मिल जाता है। इतने में वह पत्र जो है जालपा को मिल जाता है। उसे पत्र पढ़ते देख उन्हें इतनी आत्मग्लानि होती है कि वे घर से भाग जाते हैं। कौन? रमानाथ। जालपा अपने गहने बेचकर चुंगे के रुपए लौटा देती हैं। जब वो भाग जाते हैं तो पीछे जालपा हैं वह अपने आभूषण बेच देती हैं और चुंगी के पैसे चुका देती हैं। इसके पश्चात कथा कलकत्ते की ओर मुड़ती है। अब ये प्रयाग की कथा तो यहीं तक है। अब कथा जो है कहाँ चली जाती हैं? प्रयाग की ओर मोड़ लेती हैं। प्रयाग की ओर नहीं, सॉरी, कलकत्ते की ओर मुड़ती हैं। कलकत्ते में रमानाथ अपने हितैषी देवीदीन खटीक के यहाँ कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहने के बाद चाय की दुकान खोल देते हैं। वहाँ प्रयाग
में देवी दीन तीर्थ करने आते हैं और जाते वक्त एक ही डिब्बे में बैठे सीट पे पास पास में उनकी मुलाकात हो जाती हैं और कलकत्ते में देवी दीन के यहीं वो रहते हैं गुप्त रूप में, और फिर उन्होंने छोटी दुकान भी चाय की खोल दी है। वे अपनी वास्तविकता छिपाए रहते हैं। कौन? रमानाथ। एक दिन जब वे नाटक देखकर लौट रहे थे, पुलिस उन्हें सुबह में पकड़ लेती है। एक दिन वह कलकत्ते में प्रसिद्ध नाटक का अभिनय हो रहा था और वो देखने गए। जब लौट रहे थे तब पुलिस वालों को शक हुआ कि यह कहीं चोर हैं, और पुलिस वालों को आते हुए देखकर रमानाथ को लगा कि यह मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और रमानाथ इधर उधर रास्ता भटकने लगा। तो इस सुबह पर पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस पकड़ती हैं तब घबराहट में रमानाथ अपने गबन के बारे में सारी कथा पुलिस को सुना देते हैं। पुलिस वाले अपनी तहकीकात द्वारा उन्हें निर्दोष पाते हुए भी नहीं छोड़ते हैं। पुलिस ने तहकीकात की, उसमें निर्दोष पाए गए, फिर भी पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं और उन्हें क्रांतिकारियों पर चल रहे एक मुकदमे के गवाह के रूप में पेश कर देते हैं। पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे का पुलिस की तरफ से रमानाथ को गवाह बनाना चाह रही थी। जेल जीवन से भयभीत होने के कारण रमानाथ पुलिस वालों की बात मान लेते हैं कि जेल का जीवन कैसा होगा, उससे रमानाथ डर जाता है। तो इस प्रकार से वह पुलिस वालों की बात मान लेता है, गवाह देने को तैयार हो जाता है। पुलिस ने उन्हें एक बंगले में बड़े आराम से रखा और जोहरा नामक एक वेश्या उनके मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दी गई। उधर जालपा रतन के परामर्श से शतरंज संबंधी 50 रुपये का एक विज्ञापन प्रकाशित करती हैं। जिस व्यक्ति ने यह विज्ञापन जीता वह रमानाथ ही थे, यानी रमानाथ ने उस विज्ञापन को पढ़ा और विज्ञापन की पहली भर के वापस पत्रिका कार्यालय में जमा कर दी और वह 50 रुपये जीत गए। और इससे जालपा को मालूम हो गया कि वे कलकत्ता में हैं, और जालपा को पता चल गया कि रमानाथ कहाँ हैं, कलकत्ते में ही हैं। खोजते खोजते वह देवी दीन खटीक के यहाँ पहुँच जाती हैं। एक दिन धीरे धीरे खोजते खोजते वह देवी दीन खटीक के घर पहुँच जाती हैं और रमानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकालने की असफल चेष्टा करती हैं। कोशिश करती हैं कि रमानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकाला जाए। रतन भी उन्हीं दिनों अपने बुढ़े पति का इलाज कराने के लिए कलकत्ते आती हैं और उन दिनों में रतन भी कलकत्ते आ जाती हैं। वह भी ढूंढने लगती हैं। तब वाचनालय में रमानाथ की नज़र अचानक रत्ना पर पड़ती हैं और वह पीछे कबाड़ी की ओर चले जाते हैं। इच्छा तो होती है कि खूब सारी बातें करूं, गांव के समाचार पूछूं, घर के समाचार, जालपा के समाचार इसे पूछे जाए, लेकिन वो शर्म के मारे उनके सामने नहीं आता है। पति की मृत्यु के बाद वह रत्ना जालपा की सहायता करने में किसी प्रकार का संकोच प्रकट नहीं करती हैं। क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के पश्चात उन्हें जालपा का एक पत्र मिला जिसने उनके भाव बदल दिए। जब उन्होंने पहली गवाही दी उसके बाद में जालपा ने एक पत्र लिखा रमानाथ को और उनके घर के आगे कहीं फेंक दिया। वो मिलता है, वह पत्र पढ़ते ही रमानाथ के भाव हैं वो बदल जाते हैं। उन्होंने जज के सामने सारी वास्तविकता प्रकट कर दी, जिससे
उसको विश्वास हो गया कि निरपराध व्यक्तियों को दंड दिया गया है। अब संपूर्ण बात रमानाथ ने जज के सामने बता दी और जज को यह पता चल गया कि ये संपूर्ण जो है कहानी निरपराध व्यक्तियों को दंड देने वाली है। जज ने अपना पहला निर्णय वापस ले लिया, निर्णय खारिज कर दिया। रमानाथ, जालपा, जोहरा आदि वापस आकर प्रयाग के समीप रहने लगते हैं। अब ये तो दो शहरों की कहानी हो गई। अब इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, उपसंहार क्या है, ये पढ़ेंगे। जालपा के कारण रमानाथ में आत्मसम्मान फिर से उदय हो जाता है। जब वो पत्र पढ़ता है और रमानाथ का आत्मसम्मान वापस जागृत हो जाता है। जोहरा वेश्या जीवन को छोड़कर सेवा व्रत धारण कर लेती है। यानी यहाँ पर सभी का जीवन बदलता हुआ नजर आता है। यानी कि जोहरा जो वेश्या धर्म को छोड़ देती हैं, वेश्या जीवन को छोड़ देती हैं और वह सेवा व्रत धारण कर लेती हैं। रमानाथ और जालपा भी सेवा मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर दिया था। रतन मृत्यु को प्राप्त हुई एक बार प्रयाग के समीप गंगा में डूबते हुए यात्री को बचाते समय वह बह जाती हैं। रमानाथ ने कोशिश की कि उसे बचाया जाए, वह आगे बढ़ जाए। जालपा भी पानी में पीछे पीछे कूद पड़ती हैं। रमानाथ आगे न बढ़ सका। क्यों? क्योंकि एक शक्ति आगे खींचती थी, एक शक्ति पीछे। आगे जोहरा थी जो डूबते हुए आगे बढ़ रही थी, पीछे जालपा थी। तो ये कह रहे हैं कि एक शक्ति आगे उसे खींच रही है, एक पीछे खींच रही है। आगे की शक्ति में अनुराग था, प्रेम था, निराशा थी, बलिदान था। बंधन ने रोक लिया। कलकत्ता में जोहरा विलास की वस्तु थी, प्रयाग में उसके घर के प्राणी जैसा व्यवहार होता था। दयानाथ और जोगेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू हैं। जोहरा में आत्मशुद्धि की ज्योति जगमगा उठी थी। अपनी क्षीण आशा लिए रमानाथ और जालपा घर लौट गए। उनकी आँखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती थी। तो ये था हमारा गबन उपन्यास का कथानक। दो भागों में चलता है और अंत में आकर के किस पे अटक जाता है? यथार्थ और आदर्शवाद पर अटक जाता है। आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।